गुड मॉर्निंग बच्चों। अब देखो मैं एनसीईआरटी का यूनिट 3 चैप्टर नंबर 8 सेल। जो सेल होता है ये चैप्टर का नाम है यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ ये सेल होता है। अब हमें इसके बारे में जानना है कि इसके अंदर क्या क्या आता है। इसके अंदर हमें पढ़ना होगा सेल के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में, ओवरव्यू के बारे में, प्रोकैरियोटिक के बारे में, यूकैरियोटिक के बारे में। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन पढ़ना है, सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ना है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके बाद गोल्गी बॉडी, फिर लाइसोसोम, फिर वैक्यूल्स, फिर क्लोरोप्लास्ट, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर न्यूक्लियस। इतना चीज इस चैप्टर में कवर करना है। तो फर्स्ट पहले हम शुरू करते हैं सेल। सेल क्या होता है? सबसे होता है सेल। सेल होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंडामेंटल स्ट्रक्चरल fundamental structural and functional all living organism जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल द्वारा ही बने होते हैं, बिना सेल को नहीं बन सकते। जितने भी लिविंग सब में सेल पाया जाता है। तो मुझे यही जानना है कि जो सेल होता है फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में सेल पाया जाता है। अब हमें देखना है सेल होगा। अब देखते हैं सेल टू टाइप। एक होता है, फर्स्ट होता है यूनिसेलुलर और सेकंड होता है मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर जो होता है सिंगल सेल का बना होता है, सिंगल सेल। और जो मल्टी सेलुलर होता है वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। तो जो यूनिसेलुलर होता है सिंगल सेल। सेल के बारे में जान लिए। अब सेकंड आता है कि सेल को डिस्कवर्ड कौन किया था? सेल। अब हम देखते हैं सेल फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोन लीवेनहॉग। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटोन लीवेनहॉग। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द एंटोन लीवेनहॉग। तो सेल को डिस्कवर करने वाले थे कौन थे? एंटोन लीवेनहॉग, जो स्पर्म में देखे थे। तो फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोन लीवेनहॉग। अब फिर सेकंड आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस का डिस्कवर करने वाले कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। फिर अब फर्स्ट सेल को डिस्कवर करने वाले थे लीवेनहॉग, न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। अब थर्ड आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करने वाले कौन थे? मैक्स नॉक एंड रस्का। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करने वाले थे मैक्स नॉक एंड रस्का। अब अगला फर्स्ट तो ये हो गया कि फर्स्ट सेल को डिस्कवर करने वाले थे एंटोन लीवेनहॉग और सेकंड न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले थे
रॉबर्ट ब्राउन और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवर करने वाले थे एंटोन लीवेनर। अब हमारा अगला चैप्टर अगला हेडिंग आता है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी जो दिए थे, सेल थ्योरी गिवन बाय शेल्डन एंड निकोलसन। सेल थ्योरी गिवन बाय शेल्डन एंड निकोलसन। शेल्डन एंड स्वान, शेल्डन एंड स्वान। शेल्डन एंड स्वान सेल थ्योरी को देने वाले थे शेल्डन और स्वान। उसके बाद अब अगला आता है, अब सेल थ्योरी दिए, अब क्या बोला कैसे बताएं कब तक। शेल्डन पर अपना शेल्डन जो थे, शेल्डन 1838 में 1838 में जर्मन के जो बॉटनिस्ट थे, 1838 जर्मन जो बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने अपने प्लांट सेल के, मतलब जर्मन के बॉटनिस्ट सेल है, तो जब बॉटनिस्ट है तो पक्का है इसने प्लांट के ही बारे में बताएगा। तो इसने क्या बताया, तो इन्होंने बताया कि जो प्लांट होता है, जर्मन के बॉटनिस्ट है शेल्डन, इन्होंने बता दिया कि प्लांट कंपोस्ट ऑफ द सेल, जो प्लांट होते हैं वो सेल से बने होते हैं। प्लांट कंपोस्ट ऑफ द सेल, ये हमारे शेल्डन आए, इन्होंने यही बताया कि जो प्लांट होते हैं सेल के बने होते हैं। अब फिर अगला आते हैं स्वान। शेल्डन हो गया, स्वान हो गया। स्वान है 1839 में, 1839 1839 में स्वान है। इन्होंने क्या बताया, और ये वो जर्मनी थे, ये ब्रिटिश थे, जियोलॉजिस्ट है, ब्रिटिश थे, जियोलॉजिस्ट है। तो जब ये जियोलॉजिस्ट रहते तो पक्का है कि एनिमल सेल में बताएंगे। तो जब स्वान है, स्वान 1839 में, और ब्रिटिश थे, ब्रिटिश के रहने वाले थे, और ये जियोलॉजिस्ट है। तो इन्होंने अपना जो सेल थ्योरी दिया, तो इन्होंने कहा जो एनिमल सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एनिमल सेल, एनिमल सेल। और जो सेल वॉल होता है, एंड सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, टू प्लांट। तो इन्होंने क्या है, इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल, और जो सेल वॉल होता है प्लांट में होता है। फिर आप सेल थ्योरी, और इन्होंने ये नहीं बताता है कि न्यू सेल कैसे अरेंज होते हैं। तो न्यू सेल के बारे में अरेंज नहीं करने के कारण इस थ्योरी को हाइपोथेटिकल बताया गया। तो सेल थ्योरी गिवन बाय शेल्डन एंड स्वान हो गया। तो इससे इन्होंने न्यू सेल न बताने के कारण इन्हें हाइपोथेटिकल कहा गया। अब अगला आता है, फिर एक नए साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रोडॉल्फ वर्चर। रोडॉल्फ वर्चर, तो रोडॉल्फ वर्चर 1855 में रोडॉल्फ वर्चर, 1855 में रोडॉल्फ वर्चर, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने न्यू सेल के बारे में बता दिया कि न्यू सेल कैसे अरेंज होते हैं। तो न्यू सेल कैसे अरेंज होते हैं, तो न्यू सेल कैसे अरेंज होते हैं, रोडॉल्फ वर्चर 1855 में इन्होंने क्या देखा कि क्या कहते हैं, रोडॉल्फ वर्चर 1855 में
इन्होंने लाइव सेल के बारे में बता दिया कि सेल कैसे अरेंज होते हैं। तो लाइव सेल के बारे में जब बताया, तो जब लाइव सेल के बारे में बताया तो इन्होंने क्या बताया, इन्हें दो कैलकुलेशन दिए। तो दो कैलकुलेशन दिए। तो एक होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल। फर्स्ट था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल द्वारा बने होते हैं। तो वही बोले कि पहला था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल, और सेकंड देते हैं कि आर सेल एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी सेल होते हैं ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसी को बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल को बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो रोडाल्फ बर्चौआ है, इन्होंने न्यू सेल ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया और उसके बाद सेल को डिफरेंट भी किए। तो उन्होंने कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल द्वारा बने होते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ द सेल। और सेकंड होता है बताया कि ऑल सेल एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसे बोलते हैं ओमनी सेलुला एसोला। मतलब एक सेल दूसरे सेल से बने हैं, एक सेल फिर दूसरा सेल एक दूसरे पे अरेंज होकर सेल बनता है। तो न्यू सेल के बारे में कैसे बनता है उसके बारे में रोडाल्फ बर्चौ बता रहे हैं।